दोस्तों नमस्कार। आज ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि जिन क्रांतिकारियों को पिछली सरकार ने दरकिनार किया, उन्हें वर्तमान की सरकार एक एक कर याद करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो कारण वोट बैंक का हो या हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती के साथ देश के सामने प्रस्तुत करने की। खैर, इन बातों से आपको पता लग ही गया होगा कि हम किन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आप ठीक ही समझे। हम महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिनके जन्म दिवस को भारत के वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का संकल्प किया है, जो देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। तो जब हमारे देश में चारों तरफ महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की चर्चा चल ही रही है, तो हमने भी सोचा क्यों न देशवासियों के सामने उनके बारे में कुछ रोचक तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत की जाए। पर इनके बारे में बात करें इससे पहले गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखित कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, जिससे आपका भी रोम रोम देश प्रेम में रोमांचित हो उठे। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नरवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। आशा है ये पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी होगी। उन पंक्तियों के बाद चलिए अब सुभाष चंद्र बोस के जीवन और संघर्ष के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। इनके माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कटक शहर के एक मशहूर वकील थे। इनके पिता को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि प्रदान की, जिसे इन्होंने अंग्रेजों के भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए वापस कर दिया। वैसे तो सुभाष चंद्र बोस का प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा कटक शहर के यूरोपियन विद्यालय में ही पूर्ण हुआ, पर स्नातक की शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में पूरी हुई। यह घटना उस समय की है जब सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय में अपनी स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा यहाँ भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और शिक्षकों के रवैये भी इन छात्रों के साथ ठीक न था, जिसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें 1 वर्ष का निष्कासन भी झेलना पड़ा। इस घटना से यही पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस युवा काल से ही क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। स्नातक की शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनकी इच्छा हुई आईसीएस की तैयारी करने की, पर उस समय भारत में रहकर आईसीएस की तैयारी करना संभव न था, जिसके चलते 15 सितंबर 1919 को उन्हें लंदन जाना पड़ा और वहां उन्होंने पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की, जिसके चलते 1920 की आईसीएस की परीक्षा में 4थे स्थान के साथ उत्तीर्ण हुए, जो उस समय बड़ी बात थी। लेकिन कुछ समय बाद वो आईसीएस जैसे प्रतिष्ठित संस्था को लात मारकर पुनः भारत वापस लौट आए, क्योंकि उनका कहना था जहां एक तरफ अंग्रेज हमारे भाई बहनों पर जुल्म ढाए और दूसरी तरफ मैं इन अंग्रेजों का गुलाम बनकर इनके दमनकारी नीति में साथ दूं, ये मुझसे संभव ना हो पाएगा। भारत वापस आने के बाद इन्होंने यहाँ अंग्रेजों के निर्दय और निष्ठुर रूप को करीब से देखा, जो भारतीयों पर अमानवीय तरीकों से शोषण कर रहा था, जिसे देखकर सुभाष चंद्र बोस अपने फैसले पर गर्वान्वित महसूस कर रहे थे और भारत माता को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी युद्ध में कूद पड़े, जहां इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़ गए और चित्तरंजन दास के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ये चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, पर जब 1927 में अंग्रेजों ने भारतीयों पर साइमन कमीशन जबरदस्ती थोपना चाहा, तो ये अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इस काला कानून का पुरजोर विरोध किया। इतना ही नहीं, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इस कानून का विरोध हुआ और क्रांतिकारियों ने पूर्ण स्वराज की मांग की, पर गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस को और नेहरू जी को
पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर न था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज को डोमिनियन स्टेट्स देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर अंग्रेज सरकार इनकी मांग पूरी न करे तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज का मांग करेगा, लेकिन अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी न की। इसलिए 1929 में लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में यह तय किया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और अगले 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें जेल भेज दिया। पर कुछ समय बाद गांधी जी अंग्रेजों से कुछ समझौता किए, जिस कारण सभी कैदियों को छोड़ दिया गया। लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से अंग्रेज सरकार ने साफ मना कर दिया। सुभाष चाहते थे इस विषय पर गांधी जी अंग्रेजों के साथ किया गया समझौता तोड़ दे, पर गांधी जी अपनी ओर से दिए गए वचन तोड़ने को राजी नहीं थे और कुछ समय बाद अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को उनके साथियों के साथ फांसी दे दी, जिससे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस दोनों से नाराज हो गए। पर नाराजगी को दरकिनार कर सुभाष चंद्र बोस भारत माता को स्वतंत्र कराने में और अधिक गर्मजोशी के साथ जुट गए, जिससे इनकी प्रसिद्धि युवा क्रांतिकारी के रूप में बढ़ता चला गया और 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पद पर चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की थी। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुना गया। इस बार सुभाष चंद्र बोस का मुकाबला सीतारमैया से था, जिन्हें गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। फिर भी सीतारमैया 203 मतों से चुनाव हार गए, जिस पर गांधी जी ने कहा, सीतारमैया की हार मेरी हार है और जिनको सुभाष चंद्र बोस के कार्य करने का तरीका पसंद नहीं है वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इस पर कांग्रेस के 14 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से 12 ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर न तो गांधी माने और न उनके साथी। परिस्थिति ऐसी बनी कि सुभाष चंद्र बोस कुछ काम ही नहीं कर पाए और तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। इसके बाद 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस में ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसके कुछ दिन बाद इन्हें कांग्रेस से ही निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग बैठे थे जिन्हें अंग्रेज अगर एक गाल पे तमाचा जड़ दे तो दूसरे गाल भी छानने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और इसका सुभाष चंद्र बोस हमेशा विरोधी रहे, क्योंकि उनका कहना था आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिलती, उसको छीनना पड़ता है। लेकिन इनके कांग्रेस से निष्कासन के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप में स्वतंत्र पार्टी बन गई और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही स्वतंत्रता अभियान को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति अभियान में लग गई, जिसके कारण सभी नेताओं को कैद कर लिया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जेल में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दी, जिससे इनका हालात खराब होने लगा और मजबूरन अंग्रेज सरकार को इन्हें रिहा करना पड़ा। पर अंग्रेज सरकार भी नहीं चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस युद्ध के दौरान मुक्त रहे, इसलिए उनको घर में ही नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अपने घर से भागने में सफल रहे और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। वहां इन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई, जहां जापान ने मदद के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पकड़े गए भारतीय सैनिकों को सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया और उन सैनिकों को हथियार भी मुहैया कराया गया, जिन्हें लेकर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से सिंगापुर आ गए और वहां सैनिकों को अच्छी तरह प्रशिक्षण दिया गया। कुछ समय बाद यानी 21 अक्टूबर 1943 को रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज की गठन की और अपने सैनिकों को संबोधन करते हुए नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये नारा उस समय क्रांतिकारियों के लिए प्रचलित नारा बन गया। इतना ही नहीं, सुभाष के संबोधन के बाद सैनिकों का उत्साह अपने भारत माता को अंग्रेजों के बेड़ियों से मुक्त देखने के लिए व्याकुल था।
सुभाष चंद्र बोस इन सैनिकों को लेकर कुछ लड़ाइयाँ भी लड़ी, जिसमें उन्होंने कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा दिया। लेकिन तभी द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बुरी तरह हार गया, जिससे इनका मनोबल कुछ टूट गया। पर कहते हैं ना, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर सोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपने आप को एक बार फिर दृढ़ संकल्पित करते हुए रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। पर इसे दुर्भाग्य कहे 18 अगस्त 1945 को मंचूरिया की तरफ जाने के दौरान ताइहोकू हवाई अड्डे के पास इनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें नेताजी बुरी तरह जल गए। ताइहोकू सैनिक अस्पताल में इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया और इस तरह भारत माता ने अपना एक अनमोल रत्न भी खो दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु उस दुर्घटना में हुआ ही नहीं था, क्योंकि उस दिन जिस हवाई जहाज का दुर्घटना हुआ उसमें नेताजी सवार ही नहीं थे। लोगों को इनकी मृत्यु के प्रति दिलचस्पी को देखते हुए इनकी मृत्यु को सत्यता को परखने के लिए कुछ आयोग का गठन किया गया, जिसमें कुछ आयोग का मानना था कि इनकी मृत्यु हुई और कुछ आयोग का मानना था कि इनकी मृत्यु नहीं हुई। इस तरह इनकी मृत्यु भी एक रहस्य बनकर रह गई। इनकी रहस्यमय मृत्यु पर गोपाल प्रसाद व्यास ने कुछ अनमोल पंक्तियां लिखी है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। वो कहाँ गए वो कहाँ रहे ये धूमिल भी कहानी है, हमने तो उनकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।